रात पूरी तरह भीग चुकी थी, मुहावरतन भी और अमलातन भी, क्योंकि वो मौसम बरसात की एक मूसलाधार छत थी। बारिश किसी भी तौर रुकने के मूड में दिखाई नहीं देती थी, मगर वो अपना सर ओखली में डाल चुका था, और वो भी मौसमों की परवाह किए बगैर। लिहाजा थमने या पीछे हटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। इसने महज 10 मिनट में अपनी मतलूबा अशिया को तलाश करने के बाद लाइनअप किया। अब इन्हें फाइनल टच देने का मरहला था। इसने काम के आगाज का सोचा ही था कि घर की इत्तला की घंटी बज उठी। इस वक्त रात के 11:30 बजे थी और इसे किसी की आमद की तवक्को बिल्कुल नहीं थी। इसने सोचा हो सकता है कोई पड़ोसी हो, और तो किसी को इधर का रुख नहीं करना था, और वो भी आधी रात को, नामुमकिन। इस दौरान में इत्तला की घंटी एक बार फिर बज चुकी थी। पहले तो इसके जी में आया कि बाहर जाकर देखे, लेकिन फिर इसने अपने इस इरादे का गला घोंट दिया। पड़ोसी भला इस बरसती बारिश में क्यों घंटी बजाएंगे? इसने खुद को समझाया, जो भी है खुद ही मायूस होकर वापस चला जाएगा। मुझे अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वक्त कम और मुकाबला सख्त है। मजीद 2-3 बार घंटी बजी, फिर खामोशी छा गई। गोया इसके अंदाजे के मुताबिक घंटी बजाने वाला मायूस होने के बाद वापस लौट गया था। इसने सुख की सांस ली और अपने ज़रूरी काम में लग गया। अचानक उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। वो काम छोड़कर इस आवाज़ की जाने मुतवज्जे हो गया। वो गेट के बंद होने पर किसी इंसान के दबे कदमों चलने की महसूस आवाज़ थी। इसके तन बदन में बेचैनी सी फैल गई। मैंने तो घंटी की आवाज़ को मुसलसल नज़रअंदाज किया था, वो सोचने लगा। फिर गेट बंद होने की आवाज़ कैसी? और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये कि घंटी बजाने वाले के लिए गेट किसने खोला था, और अब ये किसके कदमों की चाप सुनाई दे रही है? वो कोई कमज़ोर दिल या ज़ईफ़ व लेतकाद इंसान नहीं था कि इस पुरस्रार सूरत हाल से खौफज़दा हो जाता। इसे हरगिज़ ये गवारा नहीं था कि कोई इसके रंग में भंग डालने आ टपके। इसे जल्द अज जल्द अपना काम निपटाना था। ये इसी वक्त मुमकिन था जब इसके अंदर और बाहर इत्मीनान का बसेरा हो, और फिलहाल इसका सुकून बुरी तरह मुतासिर हो चुका था। मुझे बाहर जाकर सूरत हाल का जायजा लेना चाहिए, इसने फैसला कुन अंदाज में सोचा। इसके बाद ही अपने काम को आगे बढ़ाऊंगा। इसने कमरे में फैली हुई चीज़ों को गौर से देखा, फिर दरवाजे को लॉक करने के बाद बंगले के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरते हुए बैरूनी हिस्से में पहुंच गया। इस वक्त वो इसकी निगाह में आ गई। वो इंतहाई पुरकशिश और दिलकश थी। बारिश में पूरी तरह भीगी हुई थी। इसका सरापा एक हसीन गुलदस्ता दिखाई देता था। इसने अपने लिबास के ऊपर सफ़ेद लैब कोट पहन रखा था और हाथ में एक स्याह चर्मी बैग भी था। वो अपने पहनावे और वज़ाकता से कोई डॉक्टर लगती थी। वो इसकी रानाई के सहर में गिरफ्तार हो गया। ये गिरफ्तारी चंद लम्हात की थी। इसने जल्दी से खुद को संभाल लिया। ये वक्त जज्बाती अंदाज में सोचने का नहीं है, इसने खुद को समझाया। मैंने जो अहम काम शुरू किया है, इसे पाया तकमील तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। इसने दिल की एक नहीं सुनी और 2 कदम आगे बढ़ गया। इस दौरान में वो भीगी हुई आतिशबाजी मोहतात अंदाज में इधर उधर देखते हुए बंगले के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ रही थी। वो अभी तक इसे देख नहीं पाई थी। अब इसे मुखातिब करना ज़रूरी हो गया था। हेलो, इसने आवाज़ मोतदिल पुकारा और सतून की ओर से निकलकर सामने आ गया। मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? इसने आवाज़ में एतदाल बरकरार रखते हुए इस्तफसार किया। वो चौंकी, ठटकी और इज़तरारी लहजे में बोली, आई एम सॉरी। मैं बिला इजाज़त किसी के घर के अंदर दाखिल हो गई। फिर इसने एक खतरनाक छींक मारी और नज़ला ज़दा आवाज़ में वजाहत करते हुए बोली, मैंने कई बार डोरबेल बजी, मगर आपने कोई रिस्पांस ही नहीं दिया। मैं कानों पर हेडफोन लगाए बैठा था। इसने एक रेडीमेड बहाने से सूरत हाल को संभाल लिया, इसलिए डोरबेल की आवाज़ मेरी समात तक ना पहुंच सकी। इसका मतलब है आप मौसीकी को पसंद करते हैं। वो दोस्ताना अंदाज में बोली और अपनी बात के इख्तिताम पर एक और ज़ोरदार छींक मार दी। जिसे म्यूजिक से लगाव ना हो, इसे मेरे ख्याल में इंसानों में शुमार नहीं किया जाना चाहिए। बहुत खूब। वो एक मजीद छींक के साथ इसे सराहते हुए बोली, आप बड़ी गहरी बातें करते हैं। आपके ख्यालात से यही अंदाज़ा होता है कि आप एक नेक दिल, पुरखुलूस और हमदर्द इंसान हैं। मुसीबत में फंसे हुए लोगों की मदद करने वाले, है ना? इसने बात मुकम्मल करने के बाद सवालिया नज़र से इसे देखा। वो इस हसीन दिलरुबा की नशीली आंखों में मदद की अपील को बड़े वाज़ेह तौर पर पढ़ सकता था। वो ताउन आमेज लहजे में बोला, बेशक क्यों नहीं। आपकी खौफनाक छींकों से यही महसूस होता है कि आप अगर कुछ देर और खुले में खड़ी रहीं तो आपको तेज़ बुखार हो जाएगा, क्योंकि नज़ले और ज़ुकाम की लपेट में तो आप पहले ही आ चुकी हैं। अगर कोई दिक्कत ना हो तो हम अंदर बैठकर बात करें। वो बड़े लगावट से बोली, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। ये बरसात एक डॉक्टर को मरीज़ बनाने पर तुली बैठी है। वो जब से इसकी नज़र में आई थी, इसका दिल बेतरह से इसके लिए धड़क रहा था। अच्छी शय की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो सबको अच्छी लगती है। बारिश में शराबूर वो डॉक्टर भी कुछ ऐसी ही लगी थी कि इसके लिए हर किसी का दिल मचल सकता था। कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। इसने दिमाग की हकीकत पसंदाना चीख पुकार को यकसर नज़रअंदाज करते हुए दिल की सुन ली। आप अंदर आ सकती हैं। वो दोनों आगे पीछे चलते हुए लाउंज में पहुंच गए। बैठे हैं इत्मीनान से। वो एक सोफे की जानिब इशारा करते हुए बोला, फिर बात करते हैं। नहीं बैठ सकती, वो हिचकिचाहट अमेज लहजे में बोली। आपके लाउंज का फर्नीचर बहुत कीमती है और मैं एड़ी से चोटी तक बुरी तरह भीगी हुई हूँ। आपका सोफ़ा ख़राब हो जाएगा। फिर इसने गिरदोपेश में निगाह दौड़ाई और इजाफा करते हुए बोली, आप मिर्ज़ा साहब को बता दें कि मैं आई हूँ, इनकी नई फिजियोथेरापिस्ट। अगर उन्होंने ट्रीटमेंट लेना हुआ तो अच्छी बात, वरना मैं वापस चली जाऊंगा। कौन मिर्ज़ा साहब? इसने उलझन ज़दा लहजे में दरियाफ्त किया। वो मिर्ज़ा साहब जो बंगले में रहते हैं।
वो इसकी आंखों में देखते हुए बोली, 3 माह पहले इन पर फालिज का अटैक हुआ था। अब वो रूबे सेहत हैं, क्योंकि दीगर अद्वियात के साथ ही निहायत पाबंदी से इनकी फिजियोथेरेपी भी हो रही है। इनका जो दायां बाजू फालिज से मुतासर हुआ था थोड़ा बहुत काम करने लगा है। मुझसे पहले एक दूसरी फिजियो इनके ट्रीटमेंट करने के लिए यहाँ आया करती थी। मैं पहली बार आई हूँ, क्योंकि मैंने जिस फिजियो का जिक्र किया वो छुट्टी पर है, इसलिए मेडिकल सेंटर वालों ने मुझे भेजा है। उम्मीद है। वो एक बार फिर छींकी और फिर बात मुकम्मल करते हुए बोली, मैं अपनी पोजीशन वाजे करने में कामयाब हो गई हूँ। आपकी वजाहत तो मेरी समझ में आ गई है। वो उस बात में सर हिलाते हुए बोला, मगर मैं यही कहूँगा कि आप गलत एड्रेस पर आई हैं। इस घर में कोई मिर्जा साहब नहीं रहते। क्या ये बंगला नंबर R40 नहीं है? वो सरसराती हुई आवाज में बोली, बेशक ये मुस्लिमाबाद का बंगला नंबर R40 ही है। क्या कहा आपने? मुस्लिमाबाद? बिल्कुल, वो ठोस अंदाज में बोला। इस वक्त आप मुस्लिमाबाद के एक बंगले में खड़ी हैं। ओह माय गॉड। वो अपनी पेशानी पर हाथ मारते हुए बोली, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। वो पूछे बगैर ना रह सका, कैसी गड़बड़? मैं जिन मिर्जा साहब की ट्रीटमेंट के लिए आई हूँ वो मुस्लिम टाउन के बंगला नंबर R40 में रहते हैं। वो हजालत अमेज अंदाज में वजाहत करते हुए बोली, ये सब रक्षा वाले की गलती है। मैंने मुस्लिम टाउन कहा और वो मुझे मुस्लिमाबाद ले आया। मुझे रास्तों की ज़्यादा पहचान नहीं है। बारिश में भीगते हुए मैंने बड़ी मुश्किल से बंगला नंबर R40 तलाश किया था और अब यहाँ सारी कहानी ही उल्टी पड़ गई है। इसने यक्के बाद दीगरे कई जोरदार छींके मारी, फिर मिन्नत रेज लहजे में बोली, क्या आप मुझे कोई तौलिया दे सकते हैं कि मैं अपने बाल धोश कर सकूं? इन गिले बालों के साथ मैं लंबी बीमार पड़ जाऊंगी। ओके। ये कहते हुए वो किचन से निकलकर बेडरूम की सिमत पड़ गया। चंद मिनट के बाद वो वापस आया तो उसके हाथ में एक स्टैंडर्ड साइज टॉवल और एक बाथिंग गाउन था। वो इस भीगी हुई पटाहा लड़की की तरफ देखते हुए गहरी संजीदगी से बोला, आप मेरे साथ आए। वो बेचूचना इसके साथ होली। वो इसे एक बेडरूम के अटैच बाथरूम के पहलू में बने हुए वॉशिंग एरिया में ले आए। वहाँ 3 स्टेप वाली वॉशिंग मशीन और इसके मुतालिक दीगर सामान पड़ा हुआ था। आप इस बेडरूम को अंदर से लॉक करके बाथिंग गाउन पहन लें, फिर अपने भीगे हुए लिबास को वॉशिंग मशीन में ड्रायर में सुखाकर ज़ेबतन कर लें। इस काम में आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तब तक मैं लाउंज में बैठकर आपका इंतजार करता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया जो इस मुसीबत की घड़ी में मेरे काम आ रहे हैं। वो तशक्कुराना अंदाज में बोली, मैं चंद मिनट में फ्रेश अप होकर आती हूँ। अच्छी बात है। ये कहते हुए वो बेडरूम से निकल गया। वो लाउंज के एक सोफे पर बैठा अपने आप से एक ख्याली जंग लड़ रहा था। ये जंग दरअसल इसके दिलो दिमाग में छिड़ी हुई थी। इसका दिल इस तरहदार फिजियोथेरेपिस्ट के हुस्न की शादाबी और जोबन के नायाबी में गोया अटक कर रह गया था। दूसरी जानब इसका दिमाग शदीद तरीन उलझन का शिकार था। वो पहली फुर्सत में इस रास्ता भटकी हुई अनजान लड़की को चलता करने के हक में था। तुम अपने फर्ज से गफलत बरत रहे हो, दिमाग ने कहा। किसी अजनबी का यहाँ रुकना तुम्हारे काम में कोई बड़ी रुकावट डाल सकता है। इससे फौरन रुखसत करो और अपने अधूरे काम पर लग जाओ। समझ गए ना? मैं सब अच्छे से समझता हूँ और मेरी नज़र में अपने काम ही की सबसे ज़्यादा अहमियत है और तुम मुझे फर्ज तनाशी के बारे में ज़्यादा लेक्चर ना पिलाओ। इसके दिल ने दिमाग को करारा जवाब दिया, मैं इस वक्त महज एक इंसान होने के नाते दूसरे इंसान की मदद कर रहा हूँ। वो बाहर आती है तो मैं कोई और राइड मंगवा कर इसे रुखसत कर दूंगा। दिल और दिमाग एक ही सल्तनत के 2 हुक्मरान होते हैं और इस सल्तनत का नाम है इंसान। इसलिए इंसान चक्की के इन 2 पाइयों के बीच पिसता रहता है, क्योंकि ये दोनों सुल्तान कभी आपस में इत्तेफाक नहीं करते। वो लॉन्ज में आई तो हंसी निखरी हुई दिखाई दे रही थी। इसने लिबास को ड्रायर में खुश्क करने के बाद पहन लिया था और बेडरूम के ड्रेसिंग से अपने चेहरे और सर के बालों को भी एक नई ताजगी दे दी थी। और इसके सामने आकर सोफे पर बैठी तो इसने मोतदिल अंदाज में पूछा, आप बंगले के अंदर कैसे दाखिल हुई? इस सवाल ने काफ़ी देर तक इसके दिमाग में उथल पथल मचा रखी थी, क्योंकि इसे अच्छी तरह याद था कि अंदर आते हुए इसने बंगले के गेट को बंद किया था। मैंने बारिश में भीगते हुए बड़ी मुश्किल से R40 बंगला तलाश किया। इसने रसानियत भरे लहजे में जवाब दिया। कई बार कोशिश के बाद जब डोरबेल पर बंगले के अंदर से कोई बरामद नहीं हुआ तो मुझे सख्त मायूसी हुई। इतनी हारी के बाद मैं नाकामो नामुराद वापस नहीं जाना चाहती थी। आखिरी कोशिश के तौर पर मैंने गेट के वस्ती हिस्से पर दोनों हाथ रखकर दबाव डाला तो गेट खुल गया। शायद इस गेट को बंद करने के बाद अंदर से कुंडी नहीं लगाई गई थी। भर मैंने अंदर दाखिल होने के बाद गेट को प्रॉपर अंदाज में बोल्ट कर दिया। इसने इतने दिल नशीब पैराए में वजाहती बयान दिया कि वो सोच में पड़ गया और इसका दिल इस नतीजे पर पहुंचा कि शायद वही गेट को कुंडी लगाना भूल गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि रक्षा वाले ने आपको मुस्लिम टाउन की बजाय मुस्लिमाबाद को पहुंचा दिया। इसने अपनी तसल्ली की खातिर एक और सवाल दाग दिया। ये दोनों इलाके एक दूसरे की मुखालिफ सिमत में वाक़ हैं और इनके दरमियान 10 से 12 किलोमीटर की दूरी भी हायल है। क्या रक्षा ड्राइवर मैप को फॉलो नहीं कर रहा था? बस यहीं से मुझसे एक गलती हो गई। वो मुतज़ब्ज़िब नजर आते हुए इसे देखते हुए एक जोरदार छींक की मैयत में बोली, इस वक्त नेटवर्क काम नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने अपने लिए किसी राइडर को मंगवा ना पाई थी और मेडिकल सेंटर से बाहर निकलकर मैंने रक्षा पकड़ा और इसके बाद की इसने मेकानगी के अंदाज में रुककर एक और धुआंधार छींक मारी। फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोली, कहानी तो मैं आपको सुना ही चुकी हूँ, आपको इस वक्त आराम की शदीद जरूरत है। इसने अपनायत भरे लहजे में कहा, मुझे इन चीखों के तेवर बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो एक मानियत अदा से बोली, मुझे भी कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है। अभी तो है बारिश बहाना बन गई है, वरना नजले और छींकों का ऐसा अटैक मुझे महीने 2 महीने
में आता ही रहता है और मैं इसका इलाज भी जानती हूँ। आप डॉक्टर हैं? इसने कहा। जाहिर है आपसे ज़्यादा बीमारियों और मेडिसिन के बारे में कौन जानता होगा। मैं वो वाली डॉक्टर थोड़ी हूँ। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। एक फिजियोथेरापिस्ट और फार्मासिस्ट भी अपने नाम के साथ DR लगाने का पूरा हक रखता है, जैसा कि PhD करने वाला कोई शख्स खुद को DR यानी डॉक्टर ही लिखता है। समझ गया। वो सर को असबाती जुम्बश देते हुए बोला। मैं इस फर्क को समझ गया हूँ। आप अपनी इन सर्कस छिंकों के इलाज के बारे में कुछ कह रही थी। ओह हाँ, वो अपनी लंबी पलकों को किसी तितली के परों की मानिंद हरकत देते हुए बोली। इस कैफियत में अगर एक कप कॉफी मिल जाए तो मजा आ जाए। इसके बाद मैं आपसे राइडर मंगवा लूंगी, फिर यहाँ से चली जाऊंगी। मैंने आधी रात के वक्त आपको डिस्टर्ब किया, इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ।